हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का सेट नंबर 16 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमारे सेट 1 से 15 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है, जहां से आप लोग डाउनलोड करके पहले इन क्वेश्चंस को अपने आप से करने का ट्राई करिएगा। इसके बाद इस वीडियो सोल्यूशन को देखिएगा। इस वीडियो के अगर किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं, या तो हमारे डिस्कशन ग्रुप में जुड़कर वहाँ पे अपना इशू रेज कर सकते हैं। दोनों ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। रामू ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक रखा है और उसे 20% रियायत पर बेच दिया है। उसने ₹40 का लाभ या हानि हुई है, उसका लागत मूल्य क्या है? तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं जब दो तरह के एसपी दिए होते हैं, मतलब पुराना एसपी दिया होता है और सीपी का रेशियो दिया होता है, और नया एसपी और सीपी का रेशियो चाहिए होता है। तो एसपी अपॉन सीपी ओल्ड इंटू फ्रैक्शन बराबर एसपी अपॉन सीपी न्यू। तो एसपी अपना ओल्ड और सीपी ओल्ड की फ्रैक्शन कौन सी आएगी? देखिए क्या बोला, रामू ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक रखा है। तो मतलब अगर सीपी अपना पुराना 100 रहा होगा तो 120 रुपये उसका एसपी रहा होगा। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, और उसे 20% रियायत पर बेच दिया। अगर 20% डिस्काउंट पर बेचा है तो एक्चुअल में वह बेचा कितने पे? 80% पे एमपी के, या पुराने एसपी के 80% पे। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/5। 4/5 का इस पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगी वैल्यू अपने एस पी बाई सी पी न्यू की, एस पी बाई सी पी की। 2×5 = 10, 2×6 = 12। एस पी बाई सी पी की वैल्यू कितनी आ गई? 24/25। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, रियायत पर बेच दिया, उसने ₹40 का लाभ या हानि कमाई है, उसका लागत मूल्य क्या है? तो अगर अपना सीपी 25 है, एसपी 24 है, तो एक का नुकसान हुआ ना। सीपी अपना बड़ा है, एसपी छोटा है, तो एक का नुकसान हुआ। एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने 40 दी है और हमें से पूछा क्या है, उसका लागत मूल्य क्या है? 25 की वैल्यू पूछी है, तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू वैल्यू। कितना आ गया? 25 चौको 100, 1000। 1000 रुपये उसका सीपी है। फर्स्ट का ए सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। दो वाहनों की गति का अनुपात क्या है यदि एक की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाहन की गति 15 मीटर पर सेकंड है? इस क्वेश्चन को इस वजह से डाला गया है कि देखिए पहले क्या बोला था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है पहले स्पीड, बाद में 15 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें सिली मिस्टेक क्या हो सकती है? आप लोग आगे की यूनिट बगैर देखे कि किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट अनुपात निकाल देंगे, तो अपना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चंस को बहुत सावधानी से पढ़ना है। तो पहले क्या बोला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों स्पीड का अनुपात चाहिए। तो पहली अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है के एम पी एच, दूसरी है 15 मीटर पर सेकंड, या तो हम इसको मीटर पर सेकंड वाली को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दें, या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें। तो 60 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। इनका अनुपात चाहिए। अब दोनों मीटर पर सेकंड में हो गई। 5 से काटते हैं, यहाँ पे 3 आया। 6 से काटते हैं, यहाँ पे 3 आया। 10:9 के रेशियो में आ गया उनकी स्पीड का अनुपात। ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। अगर एक बच्चा 40 मिनट तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 40 मिनट तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति क्या है? दो पार्ट में उसने अपनी दूरी तय की है। पहले वह 40 मिनट तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले भाग पे 40 मिनट तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा, और औसत गति पूछा है। तो औसत गति एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो हम लोग पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लें। तो पहले पार्ट में अगर 40 मिनट तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला था, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? स्पीड 4 इंटू टाइम 40 मिनट अपॉन पे 60 कर देंगे हम, ये घंटे पे चेंज हो जाएगा।
जीरो जीरो, दो दूनी चार, दो तिहिया छः, मतलब 8/3 आ गया पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का चेक कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का आ गया, सेकंड पार्ट का चेक कर लेते हैं। 40 मिनट तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 6 किलोमीटर स्पीड आ गई 40 मिनट तक, तो 40/60 कर दिया। कितनी वैल्यू आ गई? 4। अब दो दो डिस्टेंस अपनी निकल आई, पहली थी 8/3, दूसरी थी 4। अब टोटल डिस्टेंस करनी है तो पहले 8/3 लिख लिया, प्लस 4 कर दिया, ये अपनी आ गई टोटल डिस्टेंस। अब उसे टाइम कितना लगा टोटल? 40 मिनट पहले, 40 मिनट बाद में, तो 40 + 40, लेकिन ये मिनट में दिया है, हमको इसके घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो अपान पे 60 कर देते हैं। अब वैल्यू निकालते हैं। 8 4 3 12 8, 20/3 ऊपर से आ गया, नीचे से कितना है? अगर 60 ऊपर कर देंगे तो 80 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिहिया 6, 60/12 आ गया, मतलब 5 kmph की उसकी एवरेज स्पीड आ गई। थर्ड का बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में डुबोया जाता है। अगर गोले को पूरी तरह पानी में डुबोया जाता है तो बेलन में जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, ये पूछा है। तो बेलन के आकार का पहले मैंने बर्तन मान लिया ये था, इसमें जल स्तर इतना भरा हुआ था। अब इसमें डाल देना है अपने गोले को और गोला पूरा डूब जाता है। तो पहले जो जल स्तर था, अब इसका आयतन जो रहा होगा इस गोले का, इस आयतन की वजह से इसकी हाइट बढ़ गई क्योंकि गोला अंदर डूब गया। तो मान लिया हाइट h बढ़ गई है। और h हाइट बढ़ी क्यों? क्योंकि जो आयतन अपना था पहले गोले का, अब गोला चला गया है पानी के अंदर उस बर्तन में, तो पानी की सतह को ऊपर बढ़ा दिया। और बढ़ाई कितनी? जितना आयतन गोले का था उतने ही आयतन का पानी वह ऊपर उठा देगा। तो अब इसी आयतन को हम लोग बराबर कर देते हैं। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 πr³ बराबर हो जाएगा सिलेंडर के। अब मान लिया इतनी हाइट इसकी बढ़ गई थी, इतनी इतनी हाइट बढ़ गई है यहाँ से यहाँ तक, तो सिलेंडर के आयतन का फार्मूला क्या होता है? πr²h। अब इनकी हम वैल्यू रख देते हैं। 4/3 पाई, पहले गोले के त्रिज्या कितनी थी? 6, तो 6 × 6 × 6 हो गया। यहाँ से पाई, और सिलेंडर जो अपना बेलन था इसकी त्रिज्या कितनी थी? 12 सेंटीमीटर, हमने रख दी 12 × 12 इंटू हाइट कितनी बढ़ गई हमें नहीं पता, हाइट लिखे रहने देते हैं ऐसे ही। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, 6 दूनी 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, और 2 से 2 यहाँ पे 2 आ गया। हाइट उसकी 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर अपना सी हो गया, 4 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, अंकों का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? तो जैसे दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, या तो पहले पे 1 आ गया, 5 आ गया, या मान लो 5 आ गया, 4 आ गया, ऐसा कुछ होगा। हमें ये चेक करना है 5 या 4 आ गया यहाँ पे, तो हमें ये चेक करना है कि इनके अंकों का योग का प्राइम नंबर हो जाता है अभाज्य संख्या। जैसे इसका 6 आया, इसका 9 आया, इसका 8 आया, तो इसमें कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको हम लोग एक टेबल फॉर्म से पहले चेक कर लेते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में कभी भी आएगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेबल हम लोग बना लेते हैं 6/6 की, उससे हम लोग देख लेंगे। तो जैसे ये अपना पहला बॉक्स बन गया, ये दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया, ये पांचवा और छठा हो गए। ये पहला बॉक्स बन गया, यहाँ पे दूसरा बन गया, यहाँ पे तीसरा बन गया, यहाँ पे चौथा बन गया, और ये 5 और 6 हो गए। तो मान लिया पहली बार दोनों पे 1 और 1 आ गया, फिर 1 या 2 आ गया, 1 और 3 आ गया, 1 और 4 आ गया, 1 और 5 आ गया, 1 और 6 आ गया। फिर पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। 2 3 आ गया, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 आ गया पहले पे, दूसरे पे 1, तो 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 आ गया। फिर पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 1, तो 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब पूछा क्या है? दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग प्राइम नंबर है।
तो हम लोग जब एक और एक जोड़ते हैं, ऐसे देखना, एक और एक जब जोड़ते हैं, अंकों का योग यहाँ पे जब 2 आया तो नंबर कितना, क्या प्रोबेबिलिटी है, एक, एक बार आ सकता है। एक और एक, दो जब जोड़ेंगे उनको आएगा 2, लेकिन आ कितने बार सकता है, एक बार। अब इसको चेक करते हैं, जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 3, लेकिन आ कितने बार सकता है, एक और एक 2 बार। इसको चेक करते हैं, जोड़ेंगे जब हम लोग तो 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, लेकिन आएगा कितने बार, 3 बार। फिर आगे देखते हैं, इसको जब करेंगे तो जोड़ के आएगा 5, लेकिन आएगा कितने बार, 4 बार। आगे वाले को देखते हैं, जोड़ के आएगा 6, लेकिन आएगा कितने बार, 5 बार। आगे वाले को चेक करते हैं, जोड़ के अंकों का योग आया 7, लेकिन हो कितने बार सकता है, 1 2 3 4 5 6 बार। 6 बार ऐसी संभावना है कि आएगा। आगे चेक करते हैं, इस पे जोड़ के आया 8, लेकिन आएगा कितने बार, 5, 5 संभावना है। यहाँ पे जोड़ के आया कितना अंकों का योग, 9, लेकिन संभावना कितनी है, 4 बार। यहाँ पे जोड़ के आया 5 5 10, और संभावना कितनी है, 3। यहाँ पे जोड़ के आया 11 और संभावना कितनी है, 2। यहाँ से आया जोड़ के 12, संभावना 1। तो इसमें क्या समझ में आया, ये तो हम लोगों ने एक टेबल फॉर्मेट में आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे बेसिकली बेसिक में वर्क होता है। लेकिन हम लोगों को हर एक क्वेश्चन पे ऐसी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। कैसे, अगर अंकों का योग 2 है तो ऐसी संभावना 1 है। अगर अंकों का योग 3 है तो ऐसी संभावना 2 है। यहाँ से अगर अंकों का योग 4 है तो संभावना 3 है, 5 है तो 4 है, 6 है तो 5 है, और 7 है तो 6 है। इसके बाद फिर नीचे डिक्रीज होती चली जाएंगी, 5 4 3 2 1, मतलब अंकों का योग 8 आएगा तो 5, 7 आएगा तो 8 आएगा तो 5, 9 आएगा तो 4, 10 आएगा तो 3, और 11 आएगा तो 2, और 12 आएगा तो 1। तो मतलब हम लोगों को ये हमने बता दिया बेसिक से आता कैसे है, लेकिन हम लोगों को केवल इतना याद रखने की ज़रूरत है कि पहले 2 से स्टार्ट होता है तो 1 होता है, क्योंकि 1 और 1 मिल के 2 बनाता है, और ऐसी संभावना केवल एक ही बार हो सकती है, 1 1 आएगा। और लास्ट देखते हैं, जैसे 6 और 6 मिल के 12 बना देते हैं तो वो भी एक बार हो सकता है। और जब दूसरे पे जाएंगे, जब 1 2 और 1 या 1 और 2 मिल के जब अंकों का योग 3 होता है तो 2 बार होता है। तो ऐसे ही ऐसे जब संख्या बढ़ रही है 7 तक, तो राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ेंगे। इसके बाद जब संख्याएं 8 9 10 11 तक जाती हैं तो यहाँ 6 के बाद घटना शुरू हो जाता है, 5 4 3 2 1। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को ये बेसिक वाला कैसे आया ये बताना जरूरी था, क्योंकि आपको ऐसे मालूम नहीं चलता कि हम लोगों ने डायरेक्ट कहाँ से कर दिया। अब देखते हैं कि अंकों का योग अभाज्य संख्या है। अंकों का योग अभाज्य संख्या चाहिए तो 2 से 12 तक केवल हो सकता है अंकों का योग। जब 2 5 से फेंके जाएं, या तो पहले पे 1 1 आ जाए, या तो 6 6 आ जाए। तो अंकों का योग 2 हो सकता है मिनिमम, या मैक्सिमम 12 हो सकता है। अभाज्य संख्या इनके बीच में कौन कौन सी आएंगी, 2 3 5 7 और 11। अब इनका चेक करते हैं ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है। 2 एक बार हो सकता है, यहाँ से चेक किया 1। 3 कितने बार हो सकता है, 2 बार। 5 कितने बार हो सकता है, 4 बार। 7 कितने बार हो सकता है, 6 बार। और 11 कितने बार हो सकता है, 2 बार। इस फॉर्मेट से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि कितने कितने अंकों का योग, कितनी संभावनाएं हैं उनके आने की। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन ने पूछा था अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होने की प्रायिकता। तो पहले टोटल प्राइम नंबर निकाल लेते हैं कि कौन कौन सी संभावनाएं बनी थी प्राइम नंबर होने की। 1 + 2 + 4 + 6 + 2, तो कितना आ गया, 4 2 6 1 7 6 13 2 15। अब टोटल ये निकाल लेते हैं कि कितनी संभावनाएं होंगी पूरी। 2 5 से फेंके जाते हैं, मतलब 6 × 6 आएगा, तो 15/36 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे, 5/12। 5/12 अपना करेक्ट आंसर आ गया, 5 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। x + 1/x = √3 है, और x की पावर 18 + x की पावर 12 + x की पावर 6 + 1 का मान क्या होगा। अगर x + 1/x = √3 है, तो x की पावर 6 बराबर क्या होता है, -1।
ये आपको याद होना चाहिए। अगर x प्लस वन बाई एक्स की पावर x प्लस वन बाई एक्स बराबर √3 है तो x की पावर 6 बराबर -1 होता है, ये याद होना चाहिए। तो अपना व्यंजक लिख लेते हैं, x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। अब x की पावर 6 की पावर 3 यहाँ लिख सकते हैं 18 को, x की पावर 6 की पावर 3 प्लस यहाँ पे x की पावर 6 की पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे x की पावर 6 प्लस 1। अब x की पावर 6 का अगर -1 मान रखा तो ये आ जाएगा -1, क्योंकि -1 का होल क्यूब -1। अब x की पावर 6 रखेंगे -1 तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा। फिर x की पावर 6 की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ से -1 आ जाएगी, यहाँ पे +1। ये कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 0। 6 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं तथा तीसरा पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी खाली हो तथा तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे। मान लिया ये हमारी एक कोई टंकी है, इस पे एक पाइप ये ए जुड़ा है और ये पानी इसमें भर रहा है, पाइप बी मान लिया यहाँ पे जुड़ा है और ये भी पानी भर रहा है, लेकिन जो अपना पाइप सी है यह पानी इससे खाली कर रहा है, निकाल रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला है पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं, मतलब पाइप ए 20 मिनट में इस टंकी को भर रहा होगा और पाइप बी 30 मिनट में इस टंकी को भर रहा होगा, लेकिन पाइप सी टंकी को खाली कर रहा है और बोला कितने मिनट में खाली कर रहा है, 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में। अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, आया 60। एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि अगर एलसीएम ले लिया तो हमारी जो वैल्यू है, अगर हम इससे जो टाइम ले रहे थे ए बी सी, अगर हम इसको एलसीएम से भाग देंगे तो हमारी एक इंटीजर वैल्यू आएगी दक्षता के लिए। अगर हम लोग एलसीएम नहीं लिया, डायरेक्ट कोई वैल्यू मान लिया हमने 100, तो अगर इसको 20 से भाग दिया तो आ गया 5, लेकिन अगर हम 100 को 30 से भाग देंगे तो आएगा दशमलव पे 3.3 कुछ वैल्यू जाएंगी 3.33, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो हम लोग इस वजह से इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लें या एलसीएम का मल्टीपल लें तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे 60 लिया था, अगर हम 60 का मल्टीपल ले लें, मान लिया हमने 600 ले लिया, तो अगर 60 को हम लोग जब इस जो टाइम ले रहा था ए 20 उससे भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 5। लेकिन अगर 600 हमने मान लिया, तो अगर टंकी की दक्षता 600 अगर हमने मान ली थी, तो अगर उसको 20 से भाग देंगे तो आएगा 50। तो हमारी कैलकुलेशन अननेसेसरी नहीं बढ़ जाएगी, पहले 5 आ रहा था बाद में 50 आ रहा, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इस वजह से हम लोग इसका एलसीएम ही टंकी की दक्षता मान लेते हैं। अब टंकी की दक्षता कितनी आ गई 60, एलसीएम से 3 आ गई एफिशिएंसी ए की। अब टंकी की दक्षता 60 थी, 1 मिनट एक जो बी अपना पाइप था वह टंकी को 30 मिनट में भर पा रहा था, तो 1 मिनट में कितना भर रहा था 60/30, उसकी दक्षता आ जाएगी 2। अब टंकी सी को देखते हैं, इसकी 60 में 60 भाग देंगे, आ गई 1 दक्षता, लेकिन सी अपना जो पाइप था वह खाली कर रहा था तो इसकी हम लोग माइनस से डिनोट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि टंकी खाली हो तथा तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे। अपनी टंकी की दक्षता कैपेसिटी अपनी 60 थी, 60 लिख लिया अपान, अब भरने तीनों पाइप एक साथ खोले जा रहे हैं तो मतलब पहला तो भरने वाला था, दूसरा भी भरने वाला था, प्लस हो गया, लेकिन तीसरा घटा रहा था, उससे पानी कम कर रहा था, तो हम लोग उसको माइनस से डिनोट करके 1 लिख लिए थे। तो 60 अपान 3 2 5 में 1 गया 4, कितनी वैल्यू आ गई 15 मिनट अपना करेक्ट आंसर आ गया 7 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। राजन ठहरे हुए पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक नाव चला रहा है, तो मतलब बोट की स्पीड क्या है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उससे 2 गुना समय लगता है। तो अगर अनुकूल धारा हम डी से डिनोट कर दें और प्रतिकूल धारा हम यू से डिनोट कर दें, मतलब डी मतलब डाउन स्ट्रीम, यू मतलब अप स्ट्रीम से हम डिनोट कर दें, तो क्वेश्चन ने बोला है कि उस पर 2 गुना समय लगता है, मतलब धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उसे 2 गुना समय लगता है, मतलब उसने टाइम का रेशियो दिया है 1:2 का। अब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, तो जो स्पीड होगी टाइम के रेशियो की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्यों होगी, स्पीड के बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट हो गई तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t हो जाएगा। इसी वजह से
यहाँ पे अगर टाइम का रेशियो 1:2 है तो स्पीड का रेशियो 2:1 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है कि धारा की गति हमें निकालनी है। तो अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये हमें मालूम चल गया स्पीड का रेशियो, ये अपना 2:1 स्पीड का रेशियो आ गया। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट प्लस जो अपने जल की धारा की गति रहती है, तो हमने उसको यस से डिनोट कर दिया। इसकी वैल्यू 2 है और इसको हम अगर 2x और x मान लें तो और आसान समझ में आएगा। इसको हमने 2x मान लिया। अगर अप स्ट्रीम स्पीड है तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस धारा की स्पीड। अब इसकी वैल्यू x है तो हम इसमें बोट की स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे, 2x में x जोड़ेंगे 3x आया और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ गई 1.5x, बोट की स्पीड आ गई। अगर हम स्ट्रीम की निकालना चाहें तो 2x में x घटाएंगे बच्चा x और x बटे 2 करेंगे मतलब 0.5x। स्पीड आ गई बोट की 1.5x ये वाली, और आ गई जो अपनी स्ट्रीम थी उसकी स्पीड आ गई 0.5x। अब क्वेश्चन ने बोला है बोट की, पहली लाइन क्या थी, बोट की स्पीड 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1.5x की वैल्यू 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम लोग 0.5x नहीं निकाल सकते, जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू वैल्यू, वैल्यू है 7.5, एक्स से एक्स कट गया, 15 से यहाँ 5 आ गया, मतलब 2.5 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड स्ट्रीम की। 8 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें क्रमशः 30 सेकंड और 20 सेकंड में एक खंबे को पार सकती हैं। अगर ये खंबा है तो इसको ट्रेन ए है अगर हमने मान लिया ये 30 सेकंड में पार कर जाएगी और ट्रेन बी है वो 20 सेकंड में पार कर जाएगी। लेकिन ट्रेन ए और बी एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में, मतलब ए इधर को चल रहा है बी इधर को चल रहा है, एक दूसरे को पार कर जाएंगे 25 सेकंड में क्वेश्चन ने दिया है। मतलब कि पहले कोई ट्रेन थी ए, वह 30 सेकंड अकेले खंबे को पार करने में ले रही थी, दूसरी ट्रेन थी 20 सेकंड ले रही थी वह अकेले खंबे को पार करने में। लेकिन रिजल्टेंट अगर वो दोनों एक दूसरे की ओर चलें और वह टाइम लेने लगी 25 सेकंड, तो अपना एलिगेशन इस पे हम लोग लगा देते हैं। तो रिजल्टेंट अब उनका कितना था 25, जब एक दूसरे की ओर चल रही हैं। और अगर किसी खंबे को अकेले पार कर रही थी तो 30 ए, और अगर बी अकेले पार कर रही थी तो 20। इनका हम लोग एलिगेशन लगा लेते हैं। 30 में 25 घटाएंगे 5 और 25 में 20 घटाएंगे कितना आएगा 5। 5:5 मतलब 1:1 का अनुपात उनका आ गया, स्पीड का अनुपात 1/1। तो स्पीड पे अगर हम लोग स्पीड पे एलिगेशन लगाते हैं तो क्या निकलता है, स्पीड पे अगर हम लोग एलिगेशन लगाएं तो निकलता है टाइम। एलिगेशन लगाया स्पीड पे, अगर टाइम पे एलिगेशन लगाएंगे तो निकलेगी स्पीड। ये होता है। और एलिगेशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि दोनों पहले एक खंबे को पार कर रही थी, एक अकेले, फिर दूसरी अकेले खंबे को पार करने में जितना टाइम ले रही थी, अगर दोनों मिला के टाइम लेने लगे कुछ दे दे क्वेश्चन तो उस पर हम लोग एलिगेशन बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। एक कक्षा के अनुभाग ए और बी के छात्रों की औसत आयु क्रमशः 15.5 वर्ष और 16.5 वर्ष है और दोनों अनुभागों के सभी 100 छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। अनुभाग ए में छात्रों की संख्या है। तो हम इसको एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। और एलिगेशन लगाएंगे क्यों, क्योंकि पहले ए का इंडिविजुअल दिया था औसत आयु ए अनुभाग की, और बी की इंडिविजुअल दी थी 16.5, लेकिन बाद में क्या बोला कि 100 छात्रों की औसत आयु 15.8, मतलब ए और बी को मिक्स कर दें तब 15.8। तो एलिगेशन कब लगाते थे, जब एक वैल्यू दे रही होती थी इंडिविजुअल वाली और दूसरी भी इंडिविजुअल वाली दे रही थी, और जब बीच में आता था वो दोनों को मिला के आता था, तो हम उस पर एलिगेशन लगा सकते हैं। तो जैसे 15.8 आ गया बीच पे दोनों को मिला के, 15.5 आ गया अनुभाग ए की, और अनुभाग बी की कितनी है 16.5। अब 15.8 में 15.5 घटाएंगे कितनी वैल्यू आ गई पॉइंट की 3, और जब 16.5 पे 15.8 घटाएंगे कितनी आ जाएगी वैल्यू पॉइंट की 7, मतलब 7:3 के रेशियो में अनुभाग ए और अनुभाग बी में विद्यार्थी रहे होंगे। अब क्वेश्चन ने बोला टोटल 100 विद्यार्थी हैं, उनका अनुपात हमें मालूम चल गया है कि 7:3 का है, और टोटल 100 है। तो पूछा क्या है ए में छात्रों की संख्या, मतलब 7 की यूनिट की वैल्यू पूछी, ए की ये सामने लिखा है 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है। तो जो पूछा गया ऊपर, और टोटल बताएं 100, मतलब 7 3 10 यूनिट की वैल्यू बताइए 100।
कैंसिल करते हैं, 70 आ गया अपना करेक्ट आंसर, 10 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। व्यंजक का इकाई का अंक क्या होगा? तो पहले अगर 259 की पावर 1 1 2 3 लिखा है, तो 1 2 3 अगर लिखा है तो इसको पहले इतनी बड़ी संख्या से हम लोग क्यों इसका स्क्वायर या क्यूब या इसकी पावर करते चले जाएं? हम लोग ये चेक करते हैं कि पहले इसका 4 का मल्टीपल चेक करते हैं। 123 में 4 का मल्टीपल कहाँ तक आता है और इसके बाद कितना शेष रहता है, ये हम लोगों को चेक करना है। और 4 का ही क्यों चेक करना है? क्यों? क्योंकि अगर 9 की पावर 1 होता है तो 9 आता है, और 9 की पावर 2 होता है तो लास्ट में कितना आता है? 1। 9 की पावर 3 होता है तो लास्ट में कितना आता है? 9। और 9 की पावर जब 4 होता है तो कितना आता है? फिर 1 आ जाता है। तो मतलब अगर 9 की पावर 4 के बाद जैसे ही 9 की पावर 5 पे जाएंगे तो वैल्यू फिर से 9 आ जाएगी, मतलब 4 के बाद रिपीटिशन हो रहा है। अब जैसे 6 का चेक करते हैं, 6 की पावर 1 6 आएगा, 6 की पावर 2 भी 6 आएगा, 6 की पावर 3 6 आएगा, और 6 की पावर 4 इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वही आएगा। अगर हम 4 का चेक करेंगे तो 4 की पावर करते हैं 1 आएगा, आएगा 4, 4 की पावर 2 किया तो आएगा 6 यूनिट डिजिट, 4 की पावर 3 करेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा फिर यूनिट डिजिट, 4 की पावर 4 करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा। अब अगर 3 पे जाते हैं तो 3 की पावर 1 करेंगे 3, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 यूनिट डिजिट आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आ गया, और 3 की पावर 4 करेंगे तो 1 आ गया यूनिट डिजिट। शुरू 3 से हुआ था और अभी 3 की पावर 4 करने में 1 ही आ रहा है, तो अभी भी रिपीटिशन नहीं शुरू हुआ, और जैसे ही हम 3 की पावर 5 करेंगे तो आ जाएगा 3, मतलब कि 4 4 का बंच बना रहा है। तो हम लोग उसकी पावर पे 4 का भाग दे देते हैं और जितना शेष बचेगा बस उतने से हम लोग यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, क्योंकि 4 से जब भाग देंगे तो रिपीटिशन 4 4 के बंच में हो रहा था, तो हम उतने को हटा देते हैं और केवल जितना शेष बच रहा है उतने से चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करते हैं 259 की पावर 1 2 3 को। तो 1 2 3 को जब हम लोग 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 120 तक तो चला जाएगा, और उसके बाद शेष कितना बचेगा? 3। तो हमें 9 की पावर 3 से मतलब है। दूसरे पे 5 की पावर अगर 111 है तो इस पे 108 तक तो भाग चला जाएगा, शेष कितना बचेगा? 3। और जब 6 की पावर है, 6 की पावर अगर हम 122 को चेक करेंगे 120 तक चला जाएगा 4 से, और फिर बचेगा कितना? 2। अब हम 4 पे चेक कर रहे हैं, तो अगर 112 तक चला जाएगा तो पावर कितनी बचेंगी? 3 शेष। और जब हम इस लास्ट वाले को यूनिट डिजिट 3 को चेक कर रहे हैं तो इसकी पावर कितनी है? 81, मतलब 10 तक चली गई, मतलब 80 तक हट जाएगा, बचेगा शेष 1, 1 लिख लिया। अब यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 81, और एक 9 यूनिट डिजिट आ गया। 5 से करेंगे यूनिट डिजिट 5 आ गया, 6 से यूनिट डिजिट 6 आ गया, 4 से यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 चौको 16 चौको 64 4, और 3 से यूनिट डिजिट 3। पहले वाला ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये माइनस में था, ये माइनस में था, ये प्लस में था। प्लस वालों को एक तरफ लिखते हैं, आ गया 12, माइनस वालों को एक तरफ 6 5 11 और 4 15, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 3, हमारा 3 यूनिट डिजिट होगा। लेकिन अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर माइनस का 3 आ गया, मान ली अगर अभी तो हम लोगों ने यही माना ना जो अपनी वैल्यू आई है माइनस में, अगर ये वाली संख्याएं जो अपनी 9 की पावर 3 मतलब ये वाली अगर संख्या ज़्यादा बड़ी होती और ये माइनस वाली संख्या छोटी होती तो अपना माइनस का थोड़ी नहीं आंसर आता, प्लस का आता। तो हमारा जो आंसर आता प्लस का, तो मतलब इसमें जब हम लोग 10 में 3 घटाते तो 7 आती यूनिट डिजिट हो जाती 7। लेकिन अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में आंसर में प्लस पे आएगा कि माइनस में, क्योंकि अगर माइनस में आंसर आएगा तो अपना ये सही है माइनस का 3। अगर प्लस में आंसर आना है तो हम इस पे -3 पे +10 करना पड़ेगा, तब हमें 7 आंसर मालूम चलेगा यूनिट डिजिट। तो हम लोग ये चेक कर ले रहे हैं पहले। तो अगर 259 की पावर 123 है और 323 की पावर 81 है, ये प्लस वाले नंबर है, माइनस वाले ये 2 3 है, और इनकी सब की पावर भी लगभग उतनी है, तो माइनस वाले ज़्यादा आएंगे, माइनस वालों का योग ज़्यादा आएगा और प्लस वालों का योग कम आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो निगेटिव ही आने वाला है, और निगेटिव आएगा अगर तो 3 यूनिट डिजिट आनी है। 11 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 पुरुषों के 17 दिन के भोजन पर 1105 का खर्च आता है। 27 दिन के भोजन के लिए 1170 का खर्च कितने पुरुषों के लिए काफ़ी होगा? ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं,
m1d1/w1, क्योंकि दो दिए हैं, पहले एक कोई वैल्यू दी है और बाद में वैल्यू दी है, तो हम लोग बराबर m2d2w2 से करते हैं। और जिसमें यम क्या होता है, अपना कितने लोग हैं वो है, और डी क्या है, कितने दिन लगे, और डब्ल्यू क्या है, अपना वर्क है। तो पहले से चेक करते हैं, 12 पुरुष थे तो एम की जगह लिख दिया 12, दिन कितने लगते थे 17, और भोजन पर रुपए कितना खर्चा आता था 1105, नीचे लिख दिया। बराबर M2 पे क्या था, 27 दिन के भोजन के लिए, मतलब दिनों की संख्या 27 दी है और M2 की वैल्यू नहीं मालूम है कि कितने पुरुष हैं, और टोटल खर्च मालूम है कि 1170 है, तो 1170 नीचे लिख दिया। अब इसको कैंसिल करते हैं, 9 से काटे 9 त्रिक 27, 9 का 9, 9 त्रिक 27, 130 आ गया नीचे। अब 5 से काट देते हैं, 5 दुनाई 10, 5 दुनाई 10, 5 एक 5, और 5 दुनाई 10, 5 छः 30, यहाँ पे 26 आ गया। अब 17 से काटते हैं, 17 एक 17, 17 त्रिक 51 आ गया, 13 आ गया, 13 दुनाई 26 आ गया, और 3 से काटेंगे यहाँ पे 4 आ गया। M2 की वैल्यू कितनी आ गई 8 पुरुष रहे होंगे, अपना 12 का एक करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। एक मशीन अभी खरीदी गई, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आ जाती है। यदि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य 87,480 हो तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लिया मशीन को जब खरीदा गया होगा 3 साल पहले, तो उसकी वैल्यू x थी। अब क्वेश्चन ने बोला यदि 3 वर्ष बाद इसके मूल्य पे इतने रुपए हो जाएगी, और कैसे इतने रुपए हो रहे, क्योंकि हर साल 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है, तो मतलब 10% उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो अपनी एक्चुअल वैल्यू की कितनी बच रही है। अगर 100% उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उस पर 10% की कमी हो रही, तो बच कितनी रही 90% अपनी एक्चुअल वैल्यू की। तो हम लोग इस पर 9/10 कर देते हैं, या 90/100 कर देते हैं। पहले साल पे ये हो गया, दूसरे साल में भी 10% की कमी आएगी, क्योंकि 3 साल के लिए पूछा था और प्रत्येक साल 10% की कमी आई थी, तो दूसरे साल भी 9/10 हो गया। तीसरे साल भी 10% की कमी हुई, तो कितने बचा 9/10 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 87,480। अब 9 से कैंसिल करते हैं, ये कितना आएगा 87,480 था, तो 9 ने 81, 6 963, 9 दुनाई 18, 0 आ गया। फिर 9 से कैंसिल करते हैं, 9 का 9, 0 9 8 72 आ गया, 0। फिर 9 से काटते हैं, कितना आएगा 12 नहीं है 108 होता है, 120 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई वैल्यू, तो 12 0 और 3 0 और लगा देंगे, 1,20,000, 1,20,000 अपना सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। एक 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई क्या है। तो मान लिया ये अपना एक आयताकार बॉक्स है, तो हम लोग इसको 3D में बनाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये जो अपना आयताकार डिब्बा है और उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो वैल्यू तो मतलब 3 डायमेंशनल है, ये 3D की आकृति होगी। हम लोग 2D में बनाने को चेक करते हैं। मान लिया कि ऐसी कोई आकृति या बॉक्स था अपना, तो क्वेश्चन ने बोला अगर ये ऐसे अगर आकृति होती, केवल आयत होता, तो ये अपना डायगोनल हो जाता विकर्ण, और हाईएस्ट यही वैल्यू होती है विकर्ण की ही। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, हाईएस्ट नहीं रहेगी आयत की, दोनों के बीच की दूरियाँ। अगर हम इसको इससे मिला देंगे तब भी छोटी रहेगी, तो डायगोनल अपना सबसे लंबा होता है। अगर हम इस पोर्शन को इसको चेक करें तो इस पे करेंगे तो इतना ही केवल डायगोनल आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को रखना है सबसे लंबी लंबाई की। तो अगर हमें टॉप वाले इससे कोने से इस कोने पे डाल दें पेंसिल, तो ये हाईएस्ट पेंसिल हो जाएगी। आप लोग कमरे में बैठे हैं तो वहाँ सोचिएगा कि एक कोने पे नीचे से दूसरे कोने के ऊपर विकर्ण पे पहुँचेंगे तो आ जाएगी उसकी अधिकतम लंबाई, ऐसे अधिकतम लंबाई नहीं आएगी। तो इसके विकर्ण निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, √L² + B² + H²। कर देते हैं, √L की वैल्यू कितनी है 8² तो 64 आ गया, B की वैल्यू कितनी है 6 तो 36, H की वैल्यू 2 है तो 4, मतलब रूट के अंदर कितना आ गया 64 और 36 आ गया 100, 104, और ये वैल्यू कितनी आ गई 2√26, 26 चौको 104 होता है, 2√26 आ गई सेंटीमीटर, 14 का 1।
नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। ताश की एक गड्डी से दो कार्ड एक साथ निकाले जाते हैं, दोनों कार्डों के किंग होने की प्रायिकता क्या है? तो ताश की गड्डी में टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। और किंग कितने होते हैं? 4। हर एक सेट का एक किंग होता है, तो टोटल 4 हो गए किंग। और टोटल कार्ड अपने कितने हैं? 52। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ताश की एक गड्डी से दो कार्ड एक साथ निकाले जाते हैं, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? 4C2 का फार्मूला लगाते हैं। जब दो कार्ड निकालने हैं और 4 टोटल कार्ड थे, उनसे दो पिक करना है, तो कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो 4C2, 4 कार्ड से दो हमने निकाल लिए किंग वाले। लेकिन जो अपने 52 कार्ड थे, उनसे भी तो दो निकल जाएगा, तो ये अपनी प्रायिकता आ जाएगी 4C2 अपॉन 52C2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4C2 को कैसे सॉल्व करते हैं? 4 लिखते हैं, गुणे 3 लिखते हैं, और अपान पे 2 गुणे 1 लिख देते हैं। ऐसे 52C2 को अगर सॉल्व करेंगे, 52 लिख दिया, गुणे 51 लिख दिया, अपान 2 गुणे 1 लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे अगर 4C3 होता तो हम लोग कैसे सॉल्व करते? 4 लिख देते, क्योंकि नीचे 3 है तो 3 संख्याएं लिखते एक एक कम करके। 4 गुणे 3 गुणे 2 बटे, और 3 को भी लिखते 3 एक एक कम करके, 2 गुणे 1, तो ये कैंसिल हो जाता, वैल्यू आ जाती 4। अब अगर 4C3 को हम लोग 4C1 भी लिख सकते हैं। कैसे? इसकी वैल्यू 4 आई थी, अगर 4C1 करेंगे तो मतलब 4 ऊपर लिख दिया और नीचे 1 लिख दिया, क्योंकि आगे अगर नीचे 2 होता तो हमें 4 गुणे 3 करना पड़ता और नीचे 2 गुणे 1 करना पड़ता। अगर वैल्यू 1 ही है तो ऊपर 1 लिखा रहने देंगे, जो 4 वाला वैल्यू सेम रखी रहने देंगे, और नीचे 1 का 1 लिख देंगे, तो इसकी भी वैल्यू 4 आ गई। मतलब 4C1 और 4C3 बराबर होते हैं। मतलब जो ये C के नीचे लिखा रहता है, जैसे ऐसे लिख के देखते हैं, 4C3 और 4C1 लिखा है, ये इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल हो गए? अगर इन दोनों की वैल्यू जो अपना ये टॉप पे लिखा है 4 इनके अगर इक्वल बराबर पहुंच जाए, तो हम लोग उसको हटा के दूसरी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे 4C3 था तो 4C1 भी लिख सकते हैं। जैसे 5C2 है तो इसको हम लोग 5C3 भी लिख सकते हैं, टॉप वाली वैल्यू से घटा के लिख सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 2 2 कैंसिल हो गए। अब 3 से कैंसिल करते हैं, यहाँ 17 आएगा। 4 से कैंसिल करते हैं तो 13 चौको 52 आ गया। कितना आ गया? 1/13 इंटू 17। इसको सॉल्व करते हैं, 1/17 51, 5 असल 17 का नंबर 17, 5 22, 2 से 21। अपना 1/2 से 21 करेक्ट आंसर हो गया बी, 15 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है, 2 नए लोग आते हैं। 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी होगी? तो पहले हम लोगों ने मान लिया कि प्रत्येक व्यक्ति का औसत जो निकल के आया, 10 व्यक्तियों की औसत आयु थी। तो अगर हमने मान लिया औसत आयु हमने x मान ली, तो 10 लोगों पे x का अगर गुणा कर दें तो ये टोटल आयु नहीं आ गई 10 लोगों की, 10x। अगर हम x औसत हमने मान लिया था और 10 लोग थे उसमें, तो अगर हम औसत से लोगों की संख्या का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आयु निकल आएगी 10 लोगों की। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला था? 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है, 2 नए लोग आ जाते हैं। तो मतलब पहले अपनी टोटल आयु कितनी थी? 10x। इससे चले कौन कौन गए? एक चला गया 23 साल वाला, एक चला गया 25 साल वाला। इसमें 2 लोग मान लिया कि y वेट वाले, 2 लोग 2y की हमने मान लिया, 2y आ गए इस पे नए, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब क्या हुआ था? 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो गई थी, तो औसत आयु अपनी कितनी मानी थी? x, और उस पे 3 की वृद्धि हो गई, x + 3 लिख दिया। तो 10x माइनस 48 प्लस 2y, जो हम लोगों ने 2 व्यक्ति माने थे, 2 व्यक्तियों का वेट है ये 2y, बराबर 10x प्लस 30। 10x से 10x कट गया, 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 78। अब 2 लोगों की आयु का योग मालूम चल गया हमें 78, और क्वेश्चन ने क्या पूछा? 2 नए लोगों की औसत आयु। उन 2 लोगों की टोटल आयु नहीं पूछी है, टोटल आयु तो अपनी 78 आ गई, अब उनकी औसत आयु पूछी है, तो मतलब 78/2 कर देते हैं, क्योंकि 2 लोग थे, 39 आ गया अपना करेक्ट आंसर, 16 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर।
एक्स और वाई ने 5:4 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 महीने के बाद यक्स ने अपनी पूंजी वापस ले ली। यदि उन्हें वर्ष के अंत में लाभ 5:9 के अनुपात में मिला तो वाई ने कितने समय के लिए निवेश किया गया। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आपने कितने टाइम के लिए निवेश किया और कितने रुपए निवेश किए, इसका मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट का मालूम चलता है। तो पहले क्या अनुपात था, पूंजी अनुपात में पूंजी क्या थी, 5:4। ये तो हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो मालूम चल गया। अब आगे क्या बोला, 8 महीने के बाद यक्स ने अपनी पूंजी वापस ले ली। मतलब जो एक्स थे, अगर ये यक्स और वाई थे तो यक्स ने केवल 8 महीने तक अपनी पूंजी निवेशित की है, क्योंकि उसके बाद वो निकल गए। यदि उन्हें वर्ष के अंत में 5 और 9 के अनुपात में प्रॉफिट हुआ तो वाई ने कितने समय तक, हमें मालूम नहीं वाई कितने समय तक, तो हमने यक्स मान लिया कि यक्स समय तक उसने अपने रुपए निवेशित किए रहे होंगे। और इनका अनुपात प्रॉफिट का कितना दिया है, 5:9, क्योंकि ये तो अपना इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आ गया और यही प्रॉफिट के बराबर होता है। यहाँ देखिए प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो ये अपना आ गया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की वैल्यू, ये इक्वल हो जाएगी प्रॉफिट की वैल्यू के बराबर। तो हम लोग लिखते हैं 5/8 आ गया 40/4x बराबर 5/9। इसकी वैल्यू 10 आ गई, 5 से 2 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 महीने। मतलब 18 महीने तक y ने अपना धन निवेशित किया रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। हरिता एक स्वचालित सीढ़ी के शीर्ष पर 10 सेकंड में 30 कदम चढ़कर पहुंच गई। यदि स्वचालित सीढ़ी में कदमों की कुल संख्या 50 है तो स्वचालित सीढ़ी की गति क्या है। ये अगर एक स्वचालित सीढ़ी है, इस पे कितनी है कुल संख्या, कदमों की कुल संख्या है 50। टोटल ये ऐसे अगर नंबर किए जाएं जो कदमों की संख्या है तो 50 है। अब हरिता कितने 30 कदम चढ़कर पहुंच गई, तो मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 50 थे, अगर हरिता केवल यहाँ से यहाँ तक मान लिया 30 कदम यहीं तक हो गए, इतना चढ़ी, तो ये जो बाकी 20 कदम है ये कौन पूरा किया, ये पूरा किया एस्केलेटर ने, जो स्वचालित सीढ़ी थी उसने ये 20 कदम पूरा किया। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि तो स्वचालित सीढ़ी की गति क्या है, तो उसने 20 कदम पूरा किया है और टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड। तो अगर 20 कदम पूरा किया और टाइम लिया 10 सेकेंड तो वैल्यू आ गई यहाँ से स्पीड की। स्पीड कितनी हो गई, 2 कदम पर सेकेंड। बी अपना आंसर। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी थी अपनी, 20 कदम ही पूरा कर रही थी और टाइम कितना ले रही थी, 10 सेकेंड। अब 20 कदम कैसे आया था, अगर ये स्वचालित सीढ़ी थी, इसके मान लिया था हमने 50 कदम थे इसमें, तो 50 कदम की तो स्वचालित सीढ़ी हो गई, लेकिन हरिता कितने कदम पर हुई, ऊपर पहुंच गई 30 कदम पर। तो जो बचे 20 कदम वह किसने पूरे किए, वो पूरे किए एस्केलेटर ने। तो एस्केलेटर ने कितने पूरे किए, 20 कदम। 20 कदम की डिस्टेंस पूरी की, तो हमने फार्मूला लगा दिया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अपनी 20 हो गई, टाइम अपना 10 हो गया, तो 2 कदम पर सेकेंड आ गई उसकी स्पीड। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है और फिर आकाश उसे 10% के घाटे में संजय को बेचता है। परिणामी लाभ या घाटा क्या कितना होगा। तो ये विनोद है, विनोद ने कोई चीज़ प्लस 45% पे आकाश को बेच दी। अब सामान ये आकाश के पास आ गई। अब आकाश ने क्या किया, माइनस के 10% घाटे पर संजय को बेच दिया। ये वस्तु अपनी संजय के पास आ गई। तो अब परिणामी लाभ या घाटा निकालना है। तो अगर इस पे यक्स मान लें और इस पे यक्स का फिर 145/100 हो जाएगा और इस पे 145/100 तो रहेगा ही, इंटू 9/10 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। हम लोग देखते हैं कि जैसे 45% की वृद्धि हो गई, 45% का लाभ हुआ, तो अगर 100% विनोद के लिए सीपी रहा होगा तो वह 145 पे उसको बेचा होगा। मतलब इतनी वैल्यू उसकी बढ़ गई उस वस्तु की। नेक्स्ट देखते हैं, अब 10% घाटे के साथ अब ये आकाश के पास पहुंच गई, इतना होके आकाश के पास पहुंच गई है यह वस्तु। अब 10% घाटे में संजय को बेच रहा है ये, तो 10% घाटे में बेच रहा है, मतलब 10% अगर घाटे में बेच रहा है माइनस पे, तो कोई चीज़ अपनी वैल्यू होती है 100%, और 10% घाटे में बेचा मतलब 90% में बेचा, और 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होती, तो इस पर 9/10 कर दिया। अब एक्चुअल में ये विनोद के पास थी कोई वस्तु, और ये जो अब रिजल्टेंट बन के जो पहुंची है, ये जो अपने गुणा भाग किया, अब ये बीच की वस्तुओं पे जो उसने बताया प्रॉफिट और लॉस,
ये हो के अब ये संजय के पास पहुंच गई है। पहले विनोद के पास कोई वस्तु थी, अब उसमें जो पहली फ्रैक्शन लगा दी, दूसरी फ्रैक्शन लगा दी, अब पहुंच गई है संजय के पास। तो ये जो फ्रैक्शन है इनका पहले तो रेशियो पे चेक करते हैं कितना आएगा। 5 से काटते हैं, 5 दूनाई 10, 5 दूनाई 10, 5 9 45, 29, 9 ने 81, 1 हासिल और 9 दूने 18, 9 ने 81, 8 हासिल और 9 दूने 18, 8 26, 261 आ गए और 5 200 आ गए। अब इसको परसेंटेज पे चेंज करना है और पूछा कि परिणामी लाभ या घाटा। तो पहले तो 200 अगर उसका सीपी है और 261 हो गया उसका एसपी, तो प्रॉफिट कितना हुआ 61 रुपए का। कितने से? 200 से, इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया 31.5% का लाभ हो गया उसको। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो गया, 19 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। यक्स एक कार को 20 दिनों में और वाई उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और यक्स काम शुरू करता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो यक्स कितने दिनों में पूरा कर रहा था? 20 दिनों में। वाई कितने दिनों में? 30 दिनों में। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आया 60। इसकी वैल्यू दक्षता कितनी आ गई 3। एक दिन में कितना काम करेगा 3। अगर पूरा टोटल 60 यूनिट मान लिया हम लोगों ने एलसीएम से, तो यह 60 में जब 20 का भाग दिया गया 3, तो यह एक दिन में उसकी दक्षता निकल आई 3 यूनिट की। इसकी 2 यूनिट की दक्षता है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और यक्स काम को शुरू करता है। वो दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। यक्स पहले दिन काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन वाई काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन यक्स काम कर रहा है, फिर चौथे दिन वाई काम कर रहा है। तो हम लोगों ने मान लिया पहले दिन यक्स काम किया 3 एफिशिएंसी के साथ, दूसरे दिन वाई काम किया 2 एफिशिएंसी के साथ, फिर यक्स काम किया 3 के साथ, वाई काम किया 2 के साथ। तो ये टोटल कितना काम हो रहा था 2 दिन में? 5 यूनिट। 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा था। फिर अगले 2 दिन में कितना हो रहा था? 5 यूनिट। तो अगर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा था, हमें टोटल 60 यूनिट काम करवाना है, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो अपना टोटल काम 60 यूनिट हो जाएगा। तो 2 पे भी जो 2 दिन थे उस पे भी 12 का मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 24 दिन। 20 का ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वह कितना समय लेगी? मान लिया रेलवे लाइन के पास व्यक्ति एक ये यहाँ पे खड़ा है। अब 150 मीटर लंबाई की ट्रेन थी, तो अगर ये अपनी ट्रेन थी यहाँ पे, मान लिया उसके सामने अभी यहाँ पे खड़ी है, अब इसको पार करना है। तो अगर ये 150 मीटर की थी, इस व्यक्ति के पास से स्टार्टिंग का इंजन उसका लगा है। अब अगर ये इसको पार करना है तो अपनी पूरी लेंथ निकल के जाएगी, तभी तो ये गार्ड वाले के पास जो सबसे पीछे बैठा रहता है, अगर वो इससे निकल जाएगा तब व्यक्ति को मालूम चलेगा कि ट्रेन पार कर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी 150 मीटर की अगर वो डिस्टेंस पार कर लेगी तब उसको मालूम चलेगा व्यक्ति को कि ट्रेन पार कर गई। तो मतलब अपनी पूरी लेंथ उसकी पार करनी है, तो 150 मीटर की दूरी पार करनी है उसे। अब टाइम बराबर क्या फार्मूला होता है? क्योंकि उसे टाइम चाहिए, टाइम बराबर होता है इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसको कितनी पार करनी है? 150 मीटर। स्पीड उसकी कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आंसर भी अपने सेकंड पे आ रहे हैं और अभी 150 मीटर लंबाई भी हमने मीटर पे रखी है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई? 150 गुणे 18/42 गुणे 5। यहाँ से आ गया 30, यहाँ से आ गया 6 दूनाई 36 18, 6 सत्ते 42, 90/7 आ गया। 90/7 का मतलब 12 सत्ते 84, 12 सही 6/7। आंसर अपना डी आ गया, 21 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 20% दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। अंत में दूध की शुद्धता का प्रतिशत क्या होगा? मान लिया अगर पहले 100 लीटर दूध था शुद्ध, उससे 20% दूध निकाल दिया गया, अगर -20 कर दिया मतलब उस पर 80 लीटर दूध बचा। अब उसमें प्लस हमें फिर से मिला देना है पानी। ये क्वेश्चन ने बोला 20% निकाल कर पानी भी भर दिया जाता है बाद में उसमें। तो अब कितना हो गया पूरा लिक्विड? फिर से 100 लीटर हो गया। लेकिन इस 100 लीटर में निकला कितना अपना मिल्क? 80 लीटर निकला ना, 20 तो अपना पानी था। मतलब अगर हम लोग मिल्क का रेशियो चेक करें
तो मिल्क अपना 80 था और टोटल कितना था 100। मिल्क अपॉन टोटल अगर हम लोग चेक करें जब पहली बार हम लोग मिला रहे थे तो मिल्क अपना था 80 और 100, जब पहले बार मिलाने पे इतना बचा है। और अगर हम यही प्रक्रिया 3 बार कर दें तो फिर 80/100, 80/100 3 बार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 हो गया। 4 चौको 16 चौको 64/125 हो गया। अब 125 से जब भाग देंगे 64 को तो 12×5 = 60 होता है और 55 मतलब 5 से तो ऊपर ही आना है, तो 48 और 40 ये तो कैंसिल हो गए। अब 6 आएगा नहीं क्योंकि 72 बहुत बड़ी वैल्यू 72 के लगभग जानी थी, है 64 ही, तो 51.2 करेक्ट आंसर इसका आ गया 22 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 620 है, वह राशि ज्ञात करनी है। तो हम लोग एक तरफ सीआई लिख लें, एक तरफ एसआई लिख लें। पहले हम लोग जैसे सोच के करने का प्रयास करते हैं और फिर हम लोग इसका फार्मूला भी बता देंगे कि आप लोग उसको फार्मूला से रख के कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे पहले हम लोग एक चेक कर लेते हैं कि सोच के ही केवल आप लोग कैसे कर सकते हैं। अगर पहले साल के लिए पूछा जाए और 10% है वार्षिक ब्याज दर, तो पहले साल सीआई 10% ही रहेगा और पहले साल एसआई भी 10% रहेगा। अब हम अगर दूसरे साल पे मूव कर जाएंगे तो एसआई तो अपना 20% ही रहता है और सीआई क्या होता है, क्योंकि इसमें सक्सेसिव लग रहता है 10+10+10 × 10 / 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 21% सक्सेसिव लग के। अब तीसरे साल के लिए जाएंगे तो ये तो अपना एसआई जो अपना ये 30% ही रहता है और सीआई कितना हो जाता है 33.1%। अब हम चौथे साल के लिए जाएंगे तो ये अपना हो जाता है 40% और सीआई अपना हो जाता है 46.41%। ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एसआई पे कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें तो केवल मल्टीप्लाई करना रहता है वर्षों का, तो ये तो आपको मालूम ही चल जाएगा। लेकिन इन वैल्यू को आपको याद रखना चाहिए। अगर 10% में है तो पहले साल 10% होती है, दूसरे साल 21%, तीसरे साल 33.1%, चौथे साल 46.41%। तो क्वेश्चन ने बोला है 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना आया था 3 साल में 33.1% और एसआई कितना आया था 30%। डिफरेंस कितने का आया 3.1% का। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है 620 अंतर है। तो वह राशि पूछी है, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू वैल्यू 620 कर देते हैं। 31 दूनी 62, यहाँ से आ गया 200, तो 20,000 आ गई वैल्यू इसकी। करेक्ट आंसर अपना ए हो गया। अगर आप लोगों को फार्मूले से करना है तो फार्मूला भी मैं बता दे रहा हूँ। फार्मूला से कैसे करेंगे, जैसे अगर 2 सालों के लिए पूछ ले, 2 सालों के लिए सीआई और एसआई पे डिफरेंस, तो डिफरेंस बराबर क्या होता है, जैसे 620 वैल्यू दी थी तो ये डिफरेंस है, तो 2 सालों के लिए बताएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू देगा, तो वो डिफरेंस बराबर क्या होता है पी जो अपना मूलधन है इंटू R/100 की पावर 2, अगर 2 साल का डिफरेंस दिया है। अगर 3 साल के लिए पूछा है और डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू पे ही रहेगा ये क्या 3 + R/100, इसके इंटू पे ही। ये या तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं या तो आप सोच के कर सकते हैं। सोचने वाले में ये बढ़िया बढ़िया रहता है कि अगर 10% की दी है तो 10% में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये वैल्यू आप सबको याद होनी चाहिए तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर यहीं पे 10% के बजाय बड़ी वैल्यू देता जैसे 15% और 23% ऐसे, तो उसमें फार्मूले से ज़्यादा इजीली होता है। तो और क्वेश्चन पे जो वहाँ पे पूछा जाता है मैक्सिमम 10% पे ही पूछता है, 10% या 20% या 30%, जिससे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लें। बहुत जटिल वैल्यू नहीं देता है परसेंटेज की रेट की, तो हम लोग इससे सोचने से ही कर सकते हैं आसानी से डायरेक्ट। 24 नंबर देखते हैं। 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। जब 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 किलो हो जाता है। ए का वजन क्या है। अब जैसे हम लोग एलिगेशन कब लगाते हैं, जब पहले कोई औसत दिया गया है, बाद में भी कोई औसत है और रिजल्टेंट भी औसत मालूम है हमें, तो हम लोग उसमें एलिगेशन का लगा देते हैं। कैसे एलिगेशन लगा के देखते हैं, तो रिजल्टेंट अपना कितना है 34 किलो,
तो औसत वजन 34 किलो हो जाता है जब दो पुरुष ए और बी शामिल हो जाते हैं, तो 34 किलो उनका रिजल्टेंट औसत है। पहले 20 पुरुषों का कितना औसत वजन था? 32 kg, ये हमें मालूम है। और बाद में शामिल कितने पुरुष हुए हैं? दो पुरुष, दो यहां पे लिख दिया। अब एलिगेशन से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लें कि जो दो बंदे थे उनका औसत कितना था। ये सब एवरेज लिखे हुए हैं, एवरेज 32, एवरेज 34, और ये एवरेज की ही वैल्यू निकलेगी, नीचे क्वांटिटी है। तो जब 34 में 32 घटाएंगे आ गया 2, तो 2 और 2 इक्वल हो गए, तो 20 ही आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो जब 34 पे 20 जोड़ेंगे कितना आ गया? 54। 54 आ गया एवरेज इन दो बंदों का जो बाद में जोड़े गए हैं उसमें ए और बी। तो ए और बी का एवरेज 54 है, ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू 54 है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 108। अब इस पे क्वेश्चन ने बोला है बी का वजन 40 किलोग्राम है, तो बी की वैल्यू रख देते हैं। तो इसमें जब 108 में 40 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 68 kg। 24 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 11 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 5 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो 11 संख्याओं का औसत n था n, तो अगर हम 11 संख्याओं का औसत n है, तो अगर 6 मिडिल टर्म को हम लोग चेक करें, मिडिल टर्म इसके पहले भी 5, इसके बाद भी 5 और ये छठवां, तो टोटल 10 हो गए। पहले 5, बाद में 5, 5 5 10 और मिडिल वाला छठा, तो इसकी वैल्यू n है। क्वेश्चन ने बताया ये संख्याओं का औसत n है। अगर आपको मालूम नहीं चल पा रहा है क्यों इसकी वैल्यू n है, तो ऐसे देख लें। अगर मान लिया 1 2 3 3 क्रमागत संख्या है, तो इनका औसत क्या होगा? 2। कैसे? अभी चेक कर लेते हैं। 3 2 5 1 6 आ गया टोटल, और अपान 3 कर दिया, 3 संख्याएं थी, वैल्यू आई 2। तो मिडिल टर्म अगर विषम संख्याएं हैं तो और क्रमागत हैं, तो मिडिल टर्म ही उनका एवरेज होता है। तो यहाँ से मैं n मालूम चल गया, n है अपना 6th नंबर। तो पहला नंबर क्या होगा? n-5, और लास्ट वाला नंबर क्या होगा? n+5। 11th नंबर, ये आ गया अपना 11th नंबर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? यदि अगली 5 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब 12वीं नंबर क्या आ जाएगी? n+6। 13वीं नंबर क्या आ जाएगी? n+7। अगली नंबर क्या आ जाएगी? n+8। और अगली नंबर क्या आ जाएगी? n+9। अगली नंबर n+10। ये अपनी 11वीं नंबर थी, ये आ गई 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, और ये अगले 5 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। अब इनका एवरेज क्वेश्चन ने पूछा है, तो अब हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं। तो पहले अगर 11 क्रमागत संख्याओं का औसत n था, तो टोटल कितना हो गया? 11 गुणे n, पहले से टोटल वैल्यू आ गई, प्लस अब इनका टोटल कर लेते हैं अगली 5 संख्याओं का, n n n n n 5 n आ गए ये, प्लस वैल्यू इनको जोड़ते हैं, 7 6 13 8 21 9 30 10 40। अब लेकिन अपने पास संख्याएं कितनी हो गई? ये तो टोटल वैल्यू अपने ऊपर लिख ली, क्योंकि 11 क्रमागत संख्याओं का जो औसत n था, तो 11 संख्याओं की टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 11 इंटू n, प्लस जो अपनी 5 संख्याएं बाद में शामिल की गई थी उनकी टोटल वैल्यू आ गई 5n + 40। लेकिन अब संख्याएं कितनी हो गई? 16। औसत निकालने के लिए 16 से डिवाइड कर देते हैं। क्या वैल्यू आ गई? 11n + 5n, तो आ गया 16n + 40/16। क्या वैल्यू आ गई? 16 से डिवाइड करते हैं n प्लस, जब 40/16 करेंगे तो 2.5, n + 2.5 अपना करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से करिए, ये अपना बेसिक हो गया। इसमें अगर आप लोगों को डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी देख लेते हैं। 11 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। हमने मान लिया जो अपनी 11 क्रमागत संख्याएं वह 1 से 11 तक हैं। 1 से अगर 11 तक हैं तो उनका औसत कितना आएगा? 6। 1 से 11 तक हैं तो मिडिल टर्म उनका औसत आ गया, क्योंकि वो आड है, संख्याओं की संख्या आड है, तो मिडिल टर्म अपना एवरेज आ गया, तो 6 अपना एवरेज आ गया। अब अगर अगली 5 संख्याओं को भी शामिल करना है, 1 से अब 16 हो गई, और 1 से 16 तक की संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा? मिडिल टर्म जो अपने दोनों होंगे 8 और 9, उनका एवरेज 8 + 9/2 कितना आ जाएगा? 8.5। तो 6 से 8.5 कितना बढ़ गया? 2.5। यही क्वेश्चन ने पूछा था, कितना बढ़ेगा? 2.5।
25 का बी करेक्ट है। तो या तो आप इस बेसिक मेथड से कर लीजिए, और या तो आप डायरेक्ट अगर सोच पा रहे हैं तो इस मेथड से कर लीजिए। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 880 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? एस पी अपॉन सी पी ओल्ड इंटू फ्रैक्शन बराबर एस पी अपॉन सी पी न्यू। तो पहले क्या बोला है? एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, मतलब जो पुराना वह बेच रहा था, वह जो सीपी था तो सीपी पे ही बेच रहा था। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा था, मतलब एसपी भी सीपी के बराबर था, तो सीपी सीपी आ गए पहले पे। और फ्रैक्शन क्या वर्क करेगी? लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 880 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, मतलब वो कस्टमर से रुपए कितने के ले रहा था? 1000 ग्राम के, टोटल 1 किलो के, लेकिन उनको दे कितना रहा था? 880 ग्राम। यह अपने नए एस पी अपॉन सी पी के बराबर हो जाएंगे। तो सी पी कैंसिल हो गए, जीरो यहाँ पे आ गए। 100/88 ये वैल्यू आ जाएगी नए अपने एस पी अपॉन सी पी की। अब क्वेश्चन ने बोला उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। सी पी अपना 88 है, एस पी अपना 100 है, तो उसे 12 का लाभ हुआ। कितने से? सी पी 88 से, इंटू 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे, कितना आएगा? यहाँ पे 22, यहाँ पे 25, 25 दुनाई 50, 5 हासिल, 25 का नम 25, 35, 300/22 मतलब 150/11 भाग देंगे। 11 का नम 11 और 4 जीरो 11 33। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, 26 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। सम अंकों इतने से बनी 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जहां पहला अंक शून्य नहीं हो सकता है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने अपने जो ये सेट स्टार्ट किया था इस बैच के पहले सेट के पहले क्वेश्चन पे ही हम लोगों ने इसको करवाया है। कैसे? हमें कौन कितने अंकों की संख्या बनानी है? 5 अंकों की संख्या। तो हम लोग पहले 5 बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 बन गए। अब इसमें बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, लेकिन अंक कौन कौन से? अपने 0 2 4 6 8। अब 5 अंकों की संख्या बनानी है हमें। अगर हम पहले स्थान पे 0 का यूज कर लेंगे तो अपनी संख्या 5 अंकों की नहीं बचेगी, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं होता संख्या के पहले अगर 0 लग जाए। तो अगर हम 5 अंकों की संख्या बना रहे हैं, पहले पे अगर 0 रख दिया तो अपनी संख्या 4 अंकों की ही बचेगी। तो हमें पहले पे 0 का यूज नहीं कर सकते, पहले पे हम इन बची 4 संख्याओं को यूज कर सकते हैं, तो 4 लिख लिया। अब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, बाद में भी 4 कोई संख्या हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन अब हम 0 का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीच में हम कहीं भी 0 डाल दें या लास्ट में 0 डाल दें, अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। तो दूसरी बार हम लोग 5 अंक यूज कर सकते हैं, तीसरी बार भी 5 यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अगर अनुमति नहीं होती तब भी हम बता दे रहे हैं कैसे करते। ये तो अपना आ गया जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, तब ये आ गई वैल्यू। अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना होती तब क्या आता? तो पहले पे तो हम वैसे भी 0 नहीं रख सकते, तो पहले पे हम 4 ही रखेंगे, लेकिन दूसरे स्थान पे क्या रख सकते हैं? अंकों की पुनरावृत्ति होनी नहीं है, तो अगर पहले पे 4 रख दिया तो दूसरे पे 3 रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक अंक को हमें हटा देना पड़ेगा, क्योंकि वो हम पहले डाल चुके हैं। तो दूसरे पे हम लोग 3 लिखते, 3 अंक का यूज कर सकते थे, लेकिन अब हम 0 का भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरे अंक पे कितने का यूज कर सकते हैं? 4 अंकों का, 4 लिख दिए। लेकिन अब इसमें हम लोगों ने 2 अंक डाल दिए, जैसे 4 जो हमने सेकंड वाला 4 लिखा, इस पे अब हम इसके आगे पुनरावृत्ति फिर नहीं कर सकते, तो हम जो 2 अंक इसमें डाल दिए, तो अब हमारे पास कितने बचे? 3। अब फिर हमने इसमें 3 अंक डाल दिए, 1 2 3, फिर हमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो 2 आएगा आगे, 2 अंक का यूज कर सकते हैं, फिर हम 1 अंक का यूज कर सकते हैं। जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तब हम लोग ये वाला करेंगे, और अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 55 25 पंचे 125 पंचे 625 गुणे 4, कितनी आ गई वैल्यू? 2500। अपना करेक्ट आंसर ए हो गया, 27 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल इतना, आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। आयत ये है अपना, इसकी लंबाई अगर 5x है तो चौड़ाई 6x है, क्योंकि अनुपात में दी है।
अब इसका क्षेत्रफल 6750 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 6x इंटू 5x बराबर 6750। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6 और 3 × 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। एक्स की वैल्यू में 15 मालूम चल गई, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15×5 = 75, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 90। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, आयत की लंबाई तथा इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। लंबाई अपनी कितनी थी, 5x, 5x की वैल्यू है 75 और उसका क्षेत्रफल कितना है, उससे अनुपात चाहिए, तो क्षेत्रफल अपना कितना था, 6750। भाग देते हैं, 25 × 75 और 25 दुनाई 50, 25 सत्ते 25 दुनाई 50, 25 सत्ते 175 और 0 1 और 90। अपना करेक्ट आंसर डी आ गया, 28 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। ए और बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.33 निवेश करता है, बी शेष का 25% निवेश करता है और सी शेष राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक। तो ए कुल पूंजी का कितना निवेश करता था, 33.33%, मतलब अगर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखें तो 1/3। बी कितना निवेश करता था, 25%, पी बाई क्यू में लिखें तो 1/4%, 1/4 आ गई वैल्यू। और सी शेष निवेश करता है। तो अगर हम इन दोनों का जो इनका हर आया है, इनका अगर एलसीएम हम लोग वैल्यू पुट कर लें तो हम लोगों का जो यहाँ पे वैल्यू आएंगी निवेश की, उन पे इंटीजर पे ही रहेगा अगर इसका एलसीएम रखेंगे हम लोग। तो अगर इसका एलसीएम नहीं लेंगे तो हमारी पॉइंट पे वैल्यू जाएंगी, तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम लोग इनका जो हर आया है इसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं एलसीएम वाली। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। हमने मान लिया उनके पास 12 पूंजी टोटल रही होगी। अब ए क्या करता है, ए कुल पूंजी का 33.33% निवेश करता है, मतलब 1/3 निवेश करता है। तो ए कितना निवेश करेगा, 12 का 1/3 4। बी कितना निवेश करेगा, शेष का 25%, शेष कितनी बची 8, 8 का 25% मतलब 25 अट्ठे 200 2। बी निवेश कर रहा होगा 2, ए निवेश कर रहा है 4। अब सी शेष निवेश कर रहा है, तो 4 2 6 ये हो गए, तो 6 ही टोटल निवेश कर रहा होगा सी। अब क्वेश्चन ने बोला यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 हो, तो इनका पहले 4 2 6 आ गया। अब वर्ष के अंत में पूछा है, मतलब टाइम पीरियड समान है, सब बराबर टाइम के लिए अपनी धन निवेश कर रहे हैं, तो यही उनका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने टोटल प्रॉफिट कितना बोला है, 1,62,000। पूछा कितना है कि सी का हिस्सा ए से कितना अधिक है। सी का हिस्सा ए से कितना अधिक है, हमारे अकॉर्डिंग अनुपात में 2 अधिक है। और टोटल प्रॉफिट की वैल्यू 1,62,000 दी है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 6 4 10 2 12। 12 की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 16200 या 000। 2 6 का 12, 6 से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा, 6 दुनाई 12, 6 सत्ते 42, मतलब 27,000 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या है, एसपी माइनस सीपी। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, मतलब लाभ प्रॉफिट 5 गुना हो गया तो 5p हो गया। और बिक्री मूल्य 3 गुना करना है, मतलब एसपी को 3 गुना करना है तो 3sp आ गया। ये 5p था और ये 3sp आ गया। ऐसे हम लोग डिनोट कर देते हैं 5 और s पे अगर कंफ्यूजन है तो 5p बराबर 3sp और माइनस cp। ये अपनी पहली इक्वेशन है, ये अपनी दूसरी इक्वेशन है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इस पे 5 का गुणा कर दें पहली इक्वेशन पे तो 5p दोनों से इक्वल हो जाएंगे, तो पहली इक्वेशन पे हम 5 का गुणा करते हैं। 5p बराबर 5sp माइनस 5cp आ गया। अब sp ये जो अपना 5p है और ये अपना 5p है, ये अपने इक्वल हैं, तो ये 3sp माइनस cp बराबर हो जाएगा 5sp माइनस 5cp के। अब 5sp इधर है, 3sp इधर है, इस इधर ले आए राइट हैंड साइड, 2sp बराबर हो जाएगा 5cp इधर है, इधर भेजेंगे तो 4cp आ जाएगा। तो यहाँ से sp/cp का रेशियो कितना आया, 2/1। पूछा क्या है कि लाभ ज्ञात करें।
एक का लाभ यहाँ से चेक करिए, एक का लाभ हो रहा है, सीपी कितना है, 1 × 100, मतलब 100% का उससे लाभ हो रहा है, 30 का बी। ओके, थैंक यू। सेट नंबर 16 अपना कंप्लीट हो गया। आज से हम लोग 1 से सेट नंबर 16 कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेट के अगर किसी भी क्वेश्चंस पे कोई भी डाउट है तो आप लोग अपना इशू इसके कमेंट सेक्शन पे रेज कर सकते हैं, या तो हमारे डिस्कशन ग्रुप में द परसिस्टेंट ऑफिशियल का एक डिस्कशन ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए, वहाँ पे अपना इशू रेज कर दीजिएगा। उस डिस्कशन ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है।